फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से क्या हुआ? फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से राजा हटा। अक्टूबर रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि वो जो प्रोविजन हुआ, समझना मेरी बात, बहुत अच्छे से बता। तो एक क्वेश्चन, रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आता है 19 को, वन लिस्ट विद द मेन इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड द अदर विद द मेन इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन। मैं आपको पूरा टॉपिक ऐसे समझा दे रहा हूं कि कहीं से कुछ भी पूछ लो टॉपिक से आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन ही मेन हाईलाइट है, बाकी तो उसका बैकग्राउंड है। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ, आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है ऑन हु वाज इन्वॉल्वड इन ईच, हु वर द लीडर्स, उस रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट हुआ। जैसे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से क्या हुआ, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से राजा हटा। अक्टूबर रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि वो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो हटी और बोल्शेविक्स के पास पावर आ गई। तो एक एनालिसिस करना है आपको दोनों ही रेवोल्यूशन का, समझ में आया? एक एनालिसिस करना है दोनों ही रेवोल्यूशन का, क्योंकि इस चैप्टर में दो ही तो रेवोल्यूशन है और उन दो रेवोल्यूशन पे ही क्वेश्चन आते हैं, समझ गए? गॉट इट? क्या समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें? ये चैप्टर का मेजर पार्ट सिटी थी, वहां पे बहुत खराब हो चुकी थी, फूड शॉर्टेज थी और 22 फरवरी ठीक है लॉकआउट होता है और दूसरी फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे ना उन्होंने उस धरने को ज्वाइन कर दिया, खाने की कमी है, राजा कुछ कर रहा है, तो इसलिए 22 फरवरी को एक तरह से एक लॉकआउट देखने को मिलता है, ठीक है, बंद पे बैठ गए। अब क्या हो रहा है, इस लॉकआउट को वुमेन ने भी मतलब इस लॉकआउट में, इस स्ट्राइक में वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, इसीलिए दिस इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ कह सकते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। गवर्नमेंट जो है तो गवर्नमेंट ने देखा लोग प्रोटेस्ट कर रहे तो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। मैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन बता रहा हूं, कर्फ्यू लगा दिया, लोग चले गए, लोग 24-25 तो दी गवर्नमेंट कॉल आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम, ठीक है। फिर 25 फेब के दिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो वहां की पार्लियामेंट थी डूमा को सस्पेंड कर दिया। अब देखो कहानी कनेक्ट करना कि क्या हुआ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के इवेंट में, आम जनता परेशान थी, ठीक है, आम जनता परेशान थी, धरने पे भी उतर गई, फैक्ट्री वगैरह भी बंद कर दी। अब जो डूमा है, डूमा क्या है, वहां की पार्लियामेंट, तो वहां की पार्लियामेंट को भी राजा ने सस्पेंड कर दिया, तो पॉलिटिशियंस भी राजा से नाराज हो गए, ठीक है, पॉलिटिशियंस भी राजा से नाराज हो गए, पॉलिटिशियंस स्पोक अगेंस्ट दिस मेजर, द पीपल वर आम जनता पॉलिटिशियंस आ गए और 27 फरवरी क्या होता है में भी होता है कि जो ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स, उसने आर्मी वगैरह को ऑर्डर दिया कि जाओ कंट्रोल करो। तो जो आर्मी के लीडर्स वगैरह थे दे रिफ्यूज टू फायर, हम भी प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं है, सार निकोलस किंग के साथ नहीं है। तो अब क्या होगा कि पूरी जो जनता इकट्ठी हुई थी, आम जनता, पॉलिटिशियंस, आर्मी ऑफिशियल्स, दे ऑल केम टुगेदर, ठीक है, दे मेड अ यूनियन, ठीक है, सोवियत बनाने, ग्रुप बना लिया, तो पार्टी के अगेंस्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो कैवलरी वाज कॉल्ड आउट अगेन, कैवलरी मतलब कि सोल्जर्स को बुलाया गया, लेकिन सोल्जर्स ने क्या कर दिया, एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक ऑफ रेजिमेंट्स एंड अदर रेजिमेंट्स म्यूटिलेटेड, ठीक है, अदर रेजिमेंट्स म्यूटिलेटेड मतलब क्या किया, दूसरी जो रेजिमेंट्स थी कैवलरी की, मतलब जो सोल्जर्स की, उन्होंने अपने आप को बागी घोषित कर दिया कि हम नहीं मानेंगे राजा का रूल। वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर टू फॉर्म अ सोवियत काउंसिल, तो आर्मी के लोग हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, आम जनता हो गई, इन सब ने मिलकर क्या बोल दिया कि हम एक ग्रुप बनाएंगे, काउंसिल बनाएंगे, सोवियत बनाएंगे, ठीक है। और सोवियत को कहा गया पेट्रोग्राड सोवियत, और इस सोवियत ने फिर राजा के अगेंस्ट में प्रेशर बनाया, ठीक है। अ डेलीगेशन वाज सेंट टू मीट सार, मतलब राजा को राजा से मिलने के लिए एक ग्रुप गया इन्हीं का, ठीक है। द मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट, मिलिट्री कमांडर ने क्या बोला कि मिलिट्री कमांडर ने बोला कि भाई साहब जाओ, ठीक है, अब राजा बजा दिया तुम्हारा, तो उन्होंने ये कर दिया था कि वी डू नॉट वांट किंग एनीमोर, अब हमें राजा नहीं चाहिए, ठीक है। तो डेलीगेशन पहुंचा गया 2 मार्च को, राजा ने एक्सेप्ट किया, सिंहासन छोड़ दिया, और राजा के एक्सेप्ट करने के बाद में क्या होता है कि एक तरह से मोनार्की खत्म हुई। तो व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की मोनार्की खत्म हुई, और मोनार्की खत्म होने के बाद में क्या है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई जो कि क्या करेगी, जो कि अब सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स जो थे वो मिलकर चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के इवेंट समझना होगा, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के इवेंट समझना है। आर यू गाइस इन अ पोजीशन टू गेट दिस कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के इवेंट क्या थे, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के इवेंट, यस और नो, कि क्या क्या हुआ। वर्कर्स स्ट्राइक पे आए, वर्कर्स को भगा दिया गया, डूमा को सस्पेंड किया गया, डूमा के लोग जो है फिर से पावर में आए, मतलब डूमा सस्पेंड की गई तो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को, आर्मी को ऑर्डर दिया गया, लेकिन आर्मी ने रिफ्यूज, स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन करेंगे। दिस इज हाउ द सोवियत या फिर काउंसिल, जो सोवियत काउंसिल थी वो बनाई गई, उन्होंने राजा के ऊपर प्रेशर किया, राजा ने स्टेप डाउन कर दिया। तो ये पूरा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का वो है पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका इंपैक्ट सिंपल ये था कि अब जितनी पब्लिक मीटिंग्स वगैरह लगाई पहले रिस्ट्रिक्शंस लगती थी, वो रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए, तो गवर्नमेंट बन गई ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो अलग अलग लोगों ने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, सोवियट्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म व्हिच बिगेन टू सोवियत कमिटीज वगैरह बन गई, ठीक है। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या पावर है, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट अपने आप को टाइट करना चाह रही थी, लेकिन इसी के पैरेलल अगर आपको ध्यान हो, प्रोविजनल गवर्नमेंट के पैरेलल में क्या चल रहा था, जो बोल्शेविक पार्टी थी, ठीक है, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, उनमें से जो बोल्शेविक ग्रुप था, जो ये चाहते थे कि अब हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, सोशलिज्म को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो वो बोल्शेविक की इन्फ्लुएंस ग्रो हो रही थी, तो इससे प्रोविजनल गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही थी कि गवर्नमेंट हट जाएगी तो सोशलिस्ट मॉडल नहीं आएगी, ठीक है। तो इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि बोल्शेविक्स को आगे ना बढ़ने दे। समझ आ रही मेरी बात? सबने पहले मिलकर राजा को हटाया, लेकिन अब जो सबने मिलकर हटाया था उन्हीं में अलग अलग ग्रुपिंग्स हो गई। बोल्शेविक चाह रहे थे कि सोशलिस्ट सीजर टू पावर हो जाए, और प्रोविजनल गवर्नमेंट चाह रही थी कि अभी गवर्नमेंट के पास रह दो। और इसी के चलते क्या है, इसी के चलते जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ना, इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट चाह रही थी सोशलिस्ट लीडर्स अपने हाथ में पावर ले ही ना पाए, तो उसने प्रोविजनल गवर्नमेंट ने चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन शहर में वर्कर्स और गांव में जो किसान थे, ठीक है, जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, तो उन्होंने बात करी कि भैया लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सोशलिस्ट सोसाइटी बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट अपना बेस होते जा रही थी, क्योंकि पॉपुलैरिटी बोल्शेविक गवर्नमेंट की बन रही थी। फाइन, लैंड कमिटीज वगैरह बनाई गई थी पीजेंट्स के लिए, और जुलाई सितंबर तक पीजेंट्स ने लैंड लेना भी शुरू कर दी थी। तो गवर्नमेंट के आने के बाद में भी दिक्कतें आई, और उसकी दिक्कत के कारण बोल्शेविक
पढ़नी थी, ठीक है, तो उसकी दिक्कत के कारण क्या होता है, अगला रेवोल्यूशन अक्टूबर में क्या होता है, देखो 16 अक्टूबर 1913 में क्या है कि जो लेनिन थे, जो बोल्शेविक ग्रुप के लीडर थे, ठीक है, तो लेनिन ने क्या करा, पेट्रोग्राड सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी को एग्री करा कि भाई साहब अपने को सोशलिस्ट सिस्टम लाना है, मतलब कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा के एक तरह से पावर बोल्शेविक पार्टी के हाथ में आना चाहिए, और इसलिए उन्होंने एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ लियोन ट्रॉट्स्की। मैं आपको अक्टूबर रेवोल्यूशन समझा रहा हूं, समझा, फरवरी से अक्टूबर के बीच में पॉलिटिक्स हुई, और उस पॉलिटिक्स का आउटकम ये हुआ कि बोल्शेविक सब प्लान कर रहे थे कि पावर पूरी हमारे पास आ जाए। फिर क्या होता है, 24 अक्टूबर को अपराइजिंग स्टार्ट होती है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर, प्रोविजनल गवर्नमेंट के लीडर थे प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को कंट्रोल कर नहीं पाए, बोल्शेविक पार्टी जो थी, बोल्शेविक पार्टी ने क्या कर लिया, इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स को अपने अंडर में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया, एक तरह से जंग जीत ली। जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई थी, ठीक है, दे ऑर्डर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स, उन्होंने मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिए और अपने हाथ में पूरी पावर ले ली, ठीक है, जैसे एक वो थी अरोरा शिप, इट शेल्ड द विंटर पैलेस, ठीक है, अदर शिप्स टुक ओवर द स्ट्रेटेजिक पॉइंट, बोल्शेविक के पास में आ गया। बाय नाइट, रात होते होते क्या है कि सारे मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया, और अब क्या है, अब पावर जैसे आप देखोगे तो किसके पास आ गई थी, अब पावर पूरी अक्टूबर में आ गई थी बोल्शेविक पार्टी के पास में, ठीक है, और जो ऑल तक आप देखेंगे मॉस्को लेकिन धीरे-धीरे बोल्शेविक अपने हाथ में पूरी पावर ले ली, और जब बोल्शेविक अपने हाथ में पावर ले ली, उसका इफेक्ट अक्टूबर रेवोल्यूशन का इफेक्ट ये हुआ कि अब जो बोल्शेविक पार्टी थी वो एक तरह से दी सोल पार्टी बन गई, कहां की, रशिया की, ठीक है, सारी इंडस्ट्रीज बैंक्स को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया, वही सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना शुरू कर दिया, लैंड कर दिया, ओल्ड टाइटल्स के यूज सारे बैन कर दिए, नई हैट बनाई थी उन्होंने बेदनोव का, रशिया वन पार्टी सिस्टम बन गया, जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको रशियन सोशलिस्ट पार्टी रीनेम कर दिया। तो ये सारे अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। बताओ, टू लॉन्ग नहीं, ये मैंने आपको इसलिए दिया, ये क्वेश्चन आगे क्वेश्चन सारे ऐसे नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये पूरा फ्लो है कि इस चैप्टर से आपको अक्टूबर रेवोल्यूशन और फरवरी रेवोल्यूशन पता तो पूरा चैप्टर पता है, लिबरल रेडिकल कंजर्वेटिव एक चीज हो गई, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, क्लियर है यहां तक, बताओ पहले जरा, इतना पूरा नहीं लिखना है, तुम्हें ये एक टॉपिक मात्र मैंने इसलिए जा रहा क्योंकि मैं टॉपिक बताना चाहता था, टॉप 25 क्वेश्चन से मेरा टॉप 25 टॉपिक्स को समझाने का ऑब्जेक्टिव है, तो वो मैंने समझा दिया तुम्हें, नहीं पूरा आंसर नहीं लिखना पड़ेगा, जितना लिखना से कैसे जर्मन जो थे वो अफेक्ट हुए, कैसे ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी जर्मनी के लिए, व्हाई पीपल हेटेड ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ऐसे मल्टीपल तरीके से सवाल आएंगे। तो अब आप देखो क्या है इसमें, क्या है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में हुआ क्या था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में आप देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया, जर्मनी के हारने के बाद में जर्मनी के ऊपर जो जीतने वाली कंट्रीज ने क्या क्या रिपरकशंस इंपोज किए थे ना, जो कह सकते हैं उसके साथ संधि साइन करी थी, वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स फॉर दी वर्स्ट सिचुएशन ऑफ जर्मनी। तो उसमें क्या था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में आप 3 पॉइंट बता दो, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंदर वॉर गिल्ट क्लॉज के चलते जर्मनी को रिस्पांसिबल माना गया सारे वॉर्स का, डैमेज का, एक तो हार गया बेचारा, उसको जिम्मेदारी भी ठहरा दी, ठीक है, और जितनी भी अलाइड कंट्रीज थी उन्होंने जो सफर किया जैसे ब्रिटेन वगैरह ने, उसके लिए सारा नुकसान की भरपाई कौन करेगा, जर्मनी। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में वॉर गिल्ट क्लॉज था, अकॉर्डिंग टू विच सारा कंपनसेशन कौन पे करेगा, जर्मनी। ये दिस ब्रॉट ह्यूमिलिएशन टू जर्मनी। दूसरा क्या है, जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे द कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन, ठीक है, पाउंड, 6 बिलियन पाउंड का कंपनसेशन जो है, ठीक है, 6 बिलियन पाउंड का कंपनसेशन जो है वो पे करना पड़ेगा किसको, जर्मनी को। ये एक समस्या होगी। जर्मन लॉस्ट हर मतलब जर्मनी लॉस्ट हर ओवरसीज पोजीशन, जर्मनी को डिक्लाइन किया जर्मनी से आयरन और 65% कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज लेके फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क में बांट दिया। तो जर्मनी को क्या कर दिया, एक तरह से बैसाखी पे ला दिया कि जर्मनी के साथ क्या किया गया, जर्मनी के साथ में इंजस्टिस किया, गॉट इट। तो एक ये वाला एरिया आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या, कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है वो क्या थी, कैसे मिलिटिंग थी, उस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के चलते क्या हुआ, एज इट इज याद भी कर सकते हो, जी हाँ एज इट इज याद भी कर सकते हो। ब्लडी मंडे याद है मुझे, ये अभय बैच वाले बच्चे आ गए ना, जर्मनी लॉस्ट हर, व्हाई नॉट हिज, जैसे बोलते हैं ना हमारी भारत माता, तो वैसे जर्मनी की फीमेल एलिगरी थी जर्मेनिया, तो वो फीमेल जेंडर में बात की जाती है, तो जर्मनी मातृभूमि वाला कॉन्सेप्ट, इसलिए जर्मनी लॉस्ट हर लिखा है, समझे, क्लियर हुआ। पानी पी लो एक बार। चलो, क्या ये सब क्वेश्चन पेपर में आएंगे, इसलिए तो पढ़ रहे मेरे दोस्त। स्टालिनिज्म क्या है, सिंपल चीज देखो, जो व्लादिमीर लेनिन के मृत्यु के बाद में, लेनिन की मृत्यु हो गई, लेनिन की मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ, लेनिन ने उस आइडियोलॉजी के चलते क्या किया, उस आइडियोलॉजी के चलते ज्यादा से ज्यादा को जोड़ के एक बड़ा फार्मलैंड बनाने का प्रयास किया, ठीक है, उसमें कलेक्टिवाइजेशन की प्रोसेस लेके आया। कलेक्टिवाइजेशन में क्या किया जाए, छोटे छोटे प्लॉटलैंड्स को जोड़ के एक बड़ा प्लॉट बनाया जाए जिससे शायद प्रोडक्शन बढ़े, तो वो स्टालिनिज्म था, ठीक है। आ जाओ, ये हो गया। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ह्यूमिलिएटिंग क्यों थी, हो गया। इसके बाद में अगला सवाल देखो क्या है, हाउ वाज नाजी आइडियोलॉजी टॉट टू द यूथ इन जर्मनी। मैं एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, क्या ये हमारे पास में क्या ना चैप्टर इतने सारे हैं, लेकिन हम कुछ हैंड पिक क्वेश्चन ले रहे हैं, तो मैंने सारे चैप्टर को पढ़ने के बाद जो जो गट फीलिंग आती है कि ये एक ऐसे एरिया है जिनके स्कूल्स में सवाल बनते हैं। तो जैसे नाजी यूथ जो है, ये टॉपिक जो अपने आप में नाजीज्म की पूरी स्टोरी होगी, पूरी स्टोरी में जैसे आप देखेंगे तो नाजी यूथ की अगर बात की जाए तो नाजी यूथ के ऊपर क्या इंपैक्ट था, या फिर यूथ को नाजी सोसाइटी में कैसे माना जाता था, नाजी आइडियोलॉजी वहां की यूथ को कैसे सिखाई जाती थी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे अगर आप देखोगे तो हाउ वाज नाजी आइडियोलॉजी टॉट टू द यूथ इन जर्मनी, तो ये क्वेश्चन ध्यान कर लीजिएगा कि नाजी आइडियोलॉजी वाज टॉट टू द यूथ इन स्कूल, स्कूलिंग सिस्टम से ही क्या किया जाता था, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग जाती थी। इनफैक्ट हिटलर का क्या मानना था कि ही वाज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ द कंट्री, ठीक है, उसको ऐसा लगता था कि यूथ जो है उसको अगर कंट्रोल कर लिया तो कल को ये यूथ तो बड़ा वोटर बनेगा, मुझे वोट देगा, मुझे मसीहा मानेगा, है ना। तो नाजी आइडियोलॉजी
सिखाए जा रहे थे, इंक्लूडिंग रेशियल साइंस टू जस्टिफाई नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट जूस। तो यहाँ पे क्या था कि स्कूल टेक्स्ट बुक्स को रीराइट कर दिया गया, स्कूल टेक्स्ट बुक्स में रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे बच्चों को ये सिखाया जाता था यूथ को कि नॉट जर्मन आर एम सुपीरियर है, बाकी लोग इंफीरियर हैं। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल टू हिटलर, हिटलर के प्रति समर्पित रहो, जूस को हेट करो, नाजी रिजीम को वर्शिप करो। इवन स्पोर्ट्स जैसे बॉक्सिंग वगैरह, जिससे आप मेन को और एग्रेसिव और मस्कुलिन बना सको, वो स्पोर्ट्स प्रमोट किए जाते थे। साथ ही साथ एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर था जिसके चलते क्या है यूथ को कंट्रोल किया जा सके, तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसके चलते चिल्ड्रन को, बच्चों को वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ता है। जैसे नाजी यूथ ग्रुप्स थे लाइक जंग वॉल्फ, तो 10 से 14 साल तक क्या है बच्चा जंग वॉल्फ नाम के ग्रुप में ज्वाइन करेगा। फिर क्या है हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा, वो कब, जब वो 14 साल का हो जाएगा, और जहां पे उसे क्या सिखाया जाता था कि वॉर ही तरीका है देश को आगे बढ़ाने का, ग्लोरीफाई करो वॉर को, ठीक है, वायलेंस को, हेट करो किसको, अनडिजायरेबल्स को यानी जूस वगैरह को। तो इस तरह से क्या है पूरा एक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग का सेटअप बनाया गया था जिसमें यूथ को कंट्रोल किया जाता था। द नाजी यूथ लीग रीनेम्ड हिटलर यूथ, ठीक है, टू कंट्रोल ऑफ ऑल यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो नाजी यूथ लीग जो है, ठीक है, उसने हिटलर यूथ को रीनेम करके, ठीक है, नाजी यूथ लीग कर दिया। फिर क्या है जितने भी दूसरे यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे उनको सबको बंद किया, क्योंकि सारे यूथ, सिर्फ यूथ मतलब यंग पीपल, ठीक है, टीनेजर्स, सारे यंग पीपल को टोटल कंट्रोल ओवर द अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन ऑफ जर्मन चिल्ड्रन, ताकि दूसरे यूथ ग्रुप को बंद कर दिया जाए ताकि हिटलर के पास आ जाए, नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग हो जाए। क्लियर है? वाटर ब्रेक क्या होता है ये बताओ। हाउ वाज नाजी आइडियोलॉजी टॉट टू यूथ इन जर्मनी? क्लियर है? नाजी आइडियोलॉजी कैसे सिखाई जा रही थी, तो यूथ के ऊपर कैसे इंटरेस्ट था, ये वाला पार्ट बताओ। किरेंस्की कौन था? किरेंस्की मेरे दोस्त, किरेंस्की है ना प्राइम मिनिस्टर था जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, उस प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर था किरेंस्की। लेकिन जब प्रोविजनल गवर्नमेंट चाह रही थी पावर हमारे पास ही रहे, और जो बोल्शेविक लीडर्स थे जैसे लेनिन वगैरह, वो चाहते थे कि आप सोशलिस्ट अपहीवल का टाइम आ गया है, तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, उसी कारण से तो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था। क्लियर हुआ? मैंने हिस्ट्री के आपको 6-7 क्वेश्चन दिए हैं, अब मुझे बताओ, एक पोल दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है, पोल दे रहा हूं, आंसर दो इस पोल का जरा, ठीक है, इस पोल का आंसर तो पोल दे रहा हूं, रुक जाओ जरा, कहां से दूं लेकिन पोल, पोल कैसे दूंगा, तो इमोजी है जब मेरे पास तो आईडी नहीं है, पोल पोल नहीं दे पा रहा हूं, रुक जाओ, कोई बात नहीं, तुम कमेंट इंसिडेंट आता है जिसमें क्या होता है कि दोनों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, हाइपरइन्फ्लेशन वाली स्थिति, बहुत महंगाई बढ़ती है, तो उस स्थिति को देखते हुए क्या है दया आती है अमेरिका को, और अमेरिका क्या करता है, अमेरिका जर्मनी की मदद के लिए आता है, ठीक है। तो वो दावेस प्लान था। अब एक पार्ट बता दूं तुम्हें कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का जर्मनी के ऊपर बहुत गहरा इंपैक्ट आया था, कि दावेस प्लान के थ्रू थोड़ा थोड़ा क्या है, दिस वाज अ प्लान व्हिच वाज रिवर्क्ड, व्हिच रिवर्क्ड दी टर्म्स ऑफ रिप्रेशन टू ईज फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मनी। यूएसए ने इस दावेस प्लान को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके चलते क्या है कि जर्मनी की जो स्थिति खराब थी, जो कंपनसेशन को पे करना था वो नहीं कर पा रहा था, तो उसको कुछ मदद मिल जाए। यूएसए क्रैश होता है 1929 में, स्टॉक एक्सचेंज जो क्रैश होता है, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते जर्मनी की स्थिति और बिगड़ जाती है, वो चीज ध्यान रखना। कितने बच्चों से बना इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बताओ बताओ, पोल आ गया ना जादू से, देखा? चलो हाँ ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री के मैंने तुम्हें 6-7 क्वेश्चन दिए, 7 क्वेश्चन से मेजर क्वेश्चन ये सवाल आएंगे एग्जाम में, वैसे करके आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी पे आ जाओ, चैप्टर 6 और इसमें तुम्हें थ्योरी का बहुत सारा थ्योरी का बहुत सारा एस्पेक्ट बनता है, तो अपन वो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अपन टॉप 25 क्वेश्चन से टच करेंगे। तो अब जैसे अगर हम शुरू करें ज्योग्राफी की कहानी, तो क्या है, व्हाई इज डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। तो चैप्टर 1 इंडिया साइज लोकेशन में फैक्चुअल चीजें कि लैटिट्यूड एक्शन कितना, लॉन्गिट्यूड एक्शन कितना, ये सारी चीजों के अलावा एक जो इंपॉर्टेंट दो है इनफैक्ट, तो मैं आपको एक वर्बल बता दूं, एक क्वेश्चन इस पे बता दूं। तो एक तो ये है कि थ्योरी पार्ट में क्या क्वेश्चन बनता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों रखा है, ये एक मेजर क्वेश्चन हो जाता है। और क्योंकि क्या पता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो इंडिया का 30 डिग्री का है, और सॉरी क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 30 डिग्री का है, और उस 30 डिग्री का जो मिडिल एक्सटेंट है वो आता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री का, जिससे हम क्या करते हैं, जो टाइम लैग है 2 आवर्स का, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एक ये वाला पार्ट थ्योरी का है, और दूसरा थ्योरी का पार्ट जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो अधिकतर टीचर पूछते भी है कि व्हाई इज डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट इज डे एंड नाइट इज हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में डे और नाइट का डिफरेंस फील नहीं होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कश्मीर यहाँ पे तो वो डिफरेंस फील होता है आपको, ठीक है। तो वो डिफरेंस जो है कन्याकुमारी में दिन और रात बराबर होते हैं, लेकिन कश्मीर में दिन और रात बराबर क्यों नहीं लगते हैं, दिन बड़े रात छोटे, रात बड़ी दिन की अर्थ है, और इस कारण से सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट के पास में, लेकिन कश्मीर यहाँ पे सोलर इंसुलेशन उतनी डायरेक्ट नहीं होती है, इस कारण से विंटर्स में डेज छोटे हो जाते हैं, नाइट्स बड़ी हो जाती है, और समर्स में क्योंकि सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट नदर हेमिस्फीयर में होती है तो डेज बड़े हो जाते हैं, नाइट छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लेसेस आर सिचुएटेड अपार्ट फ्रॉम इक्वेटर, कन्याकुमारी इक्वेटर के पास है और कश्मीर इक्वेटर से दूर है, और अर्थ का कर्वेचर, तो वही चीज है। द इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स वेयर डे एंड नाइट आर ऑलवेज सेम। प्लेसेस जो इक्वेटर के पास है जैसे कन्याकुमारी वगैरह, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दी नाइट इज वेरी स्मॉल, डे और नाइट में, ठीक है, ओनली अबाउट 1 आवर। लेकिन एज वी मूव फादर फ्रॉम इक्वेटर, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते चले जाओगे ना, इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाओगे, तो अर्थ क्या है, कर्व्ड है ना, तो टुवर्ड्स द पोल आपको क्या देखने मिलेगा, द डिफरेंस इन डे एंड नाइट बिकम्स बिगर। फाइन, दिस हैपेंस बिकॉज़ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लाइंस कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड दे चेंज हाउ लॉन्ग डे एंड नाइट आर। तो लोअर लैटिट्यूड मतलब 0 डिग्री पे सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट है, तो यहाँ पे डे नाइट बराबर होगा, लेकिन एज यू मूव टू द हायर लैटिट्यूड्स वहां पे सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट नहीं जाएगी, तो डे और नाइट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, डे और नाइट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। गॉट इट? समझ में आया बनेगा व्हाई इज डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट? क्लियर है वाला क्वेश्चन? बताओ
पिछले वाले सवाल में आते हुए तो हाँ सी है, सारी पनिशमेंट खत्म नहीं करी इस प्लान की मदद से, तो बस ये था कि कंपनसेशन तो पे करना ही है जर्मनी को, बस वो कंपनसेशन क्या हो जाएगा थोड़ा अलग तरीके से पे कर देगा, ठीक है। तो पनिशमेंट तो थी, लेकिन ऐसा होता है कभी टीचर बोलते हैं घुटने पे खड़े हो जाओ, टीचर देखते हैं चलो बच्चे पैर करो, चलो घुटने पे से खड़े होकर स्टैंड अप, क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, घुटने पे नहीं डाउन मत हो, ऐसा वो वाली चीज है। समझ में आ गया कश्मीर वाला? अब आ जाओ, ये तो क्वेश्चन हो गया ना, अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय। भैया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाला चैप्टर है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलता है कि अलग-अलग फिजिकल फीचर है, उन अलग-अलग फिजिकल फीचर में हम देखें तो एक फेवरेट टाइप की क्वेश्चन की कुछ चीज जैसी होती है ना कि जो आपको देखने को मिलता है क्या, रुक जाओ, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाली चीज जो है, तो इस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग फिजिकल फीचर्स बताए जाते हैं आपको, और उन अलग-अलग फिजिकल फीचर्स में से आपको क्या देखने को मिलता है कि जो पैरेलल रेंजेस की बात की जा रही है, ठीक है, हिमालयाज की, और खास करके हिमालय वाला टॉपिक, ये एक फेवरेट टॉपिक हो जाता है स्कूल्स का, ये एक फेवरेट टॉपिक हो जाता है स्कूल्स का, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे क्या कि 3 पैरेलल रेंजेस बताओ। फाइन, तो डिस्क्राइब 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज, तो 3 पैरेलल रेंजेस में क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगा ग्रेटर और इनर हिमालयाज, 3 पैरेलल रेंज में ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज हाईएस्ट पार्ट जो हिमालय का, ग्रेटर हिमालयाज में या फिर इनर हिमालयाज में आपको पीक्स जो हैं 6000 मीटर से भी ऊंची पीक्स हैं, इट स्टेज कवर्ड इन स्नो ऑल ईयर, पूरे समय स्नो बाउंड रहती है, ग्लेशियर्स होते हैं, रिवर्स होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इनर हिमालयाज हो गया, ठीक है, इनर हिमालयाज लॉफ्टीएस्ट माउंटेन, मिडिल हिमालयाज या हिमाचल हिमालयाज जिसकी एवरेज हाइट कितनी है 3700 से 4500, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या है फेमस रेंजेस जैसे पीर पंजाल, ठीक है, कुल्लू और कश्मीर, ये सारी फेमस रेंजेस हिमाचल हिमालयाज में देखने को मिल जाएंगी, विच इज द सेकंड या फिर सेकंड इनर हिमालयाज के बाद में मिडिल हिमालयाज में जाएगा। हिमाचल लाइज साउथ ऑफ मतलब हिमाचल हिमालयाज जो है या फिर इन्हें मिडिल हिमालयाज कह लो या फिर इन्हें हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, तो ये हिमाद्री हो गया ऊपर वाले ग्रेटर हिमालयाज, ये हिमाचल हो जाएंगे, तो हिमाचल हिमालयाज लाइज साउथ ऑफ हिमाद्री एंड हैज उतने लॉफ्टी नहीं है जितने इनर हिमालयाज है। तीसरा है शिवालिक, शिवालिक आउटर मोस्ट रेंज होती है, शिवालिक आती आउटर मोस्ट रेंज, ठीक है, जो सबसे बाहर की तरफ हिमालयन रेंज है वो शिवालिक रेंज कहलाएगी, ठीक है, इनकी हाइट आपको 900 से 1100 मीटर देखने को मिल जाएंगी, दे आर मेड ऑफ लूज रॉक्स, बहुत क्या हो रहा है ना, क्या बताऊं मैं, ये देखो क्या हो रहा है कि जैसे आप देखिए इनर हिमालयाज प्लेट के टकराने से सबसे पहले बन गए थे, फिर सेकंड हिमालय हिमालयाज मिडिल हिमालयाज, और इनका जो as high as inner हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज जो कि क्या है ट्रांसपासेबल, इस पे लोग इधर से चलते हैं, ठीक है, वो आपकी कौन सी होती है, शिवालिक हिमालयाज होती है। शिवालिक रेंज आती है आउटर मोस्ट रेंज विद हाइट बिटवीन 900 टू 1100 मीटर्स, दे आर मेड ऑफ लूज रॉक्स, ठीक है, लूज रॉक्स बनी है व्हिच मेक्स देम टू अटैक लैंडस्लाइड्स, क्योंकि लूज रॉक्स बनी हुई है, आउटर मोस्ट रेंज है, तो यहां लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ? पेपर लीक करो, पेपर लीक ढोल बजा बजा के थोड़ी ना करेगा आदमी, पढ़ा के तो करेगा, तो मैं पढ़ा रहा हूं तुम पढ़ते चलो, ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिल जाएंगे, खत्म होगी बात। तो अगर हम बात करें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाले चैप्टर से, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में हिमाचल और हिमालयाज वाला जो टॉपिक है ये प्रोमिनेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आ जाता है। हाउ डू दी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, तो जिसमें आपको बता दिया क्या कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया कि हिमालयाज की अगर बात करें तो हिमालयाज इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस पे क्वेश्चन आता है तीनों रेंजेस पे खास करके। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट में आता है कि जिसमें पूछा गया कि जो इंडिया का फिजिकल फीचर है, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि माउंटेन्स भी है, प्लेटू भी है, प्लेन भी है, कोस्टल ट्रैक्स भी है, आइलैंड्स भी है, तो ये इंडिया का जो फिजिकल फीचर है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो हाउ डू दी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कैसे इंडिया के फिजिकल डिवीजन से आपको ये देखने को मिलता है, इंडिया के फिजिकल डिवीजन से आपको सारी चीजें इंडिया बन रहा है, सबकी सिग्निफिकेंस क्या है, सबको अलग-अलग तरह से पूछा जा सकता है, बताओ व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स इन इंडिया, तो आपको वो ध्यान रखना है कि फिजिकल फीचर्स के जो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं वो क्या है, फिजिकल के बेनिफिट्स की बात की जाए तो ईच फिजियोग्राफिक रीजन इज यूनिक इन इटसेल्फ, कैसे, जैसे आप देखेंगे तो बट डिस्पाइट ऑफ डिफरेंसेस दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, पहाड़ प्लेन्स लगे लेकिन सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन मैनर, कैसे, तो जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स जो दे आर रिसोर्स ऑफ एग्रीकल्चरली यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे खेती करो खूब, पानी मिल जाएगा, नदियां क्योंकि यहाँ पे आपको, और यहाँ जंगल मिल जाएंगे, लेकिन नदियों में पानी आपको क्या देखने को मिल रहा है, नदियों में पानी तो पहाड़ से आ रहा है ना, माउंटेन से, तो ऐसे क्या हो रहा है, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। फाइन, नदर्न प्लेन की अगर सॉरी नदर्न माउंटेन लिखा है, नदर्न माउंटेन की अगर बात करें, हिमालयाज की बात करें, तो हिमालयाज से क्या हो रहा है कि नदियां उतर के आ रही है, यहाँ पे जंगल है, माउंटेन वेजिटेशन है वो, अभी जो नदियां नीचे उतर के आई है, तो नदर्न प्लेन जो है इस प्लेन एरिया पे उन नदियों ने मिट्टी लाई है, वहां की सॉइल फर्टाइल है, ठीक है, और वो फर्टाइल सॉइल इट एक्ट्स एज द ग्रेनरीज फॉर होल कंट्री, पूरे देश को मिल जाएगा, अनाज मिलेगा, खेती होगी। अब आप देखोगे कि इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, मिनरल्स, तो जो पेनिनसुला प्लेटू वाला रीजन है, ठीक है, इट एक्ट्स एज द आपको बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मिनरल मिल जाएगा, तो इट इज अ बेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का बेस है आपका पेनिनसुला प्लेटू। तो सारे फिजिकल फीचर्स की अपनी अपनी क्या है सिग्निफिकेंस है। कोस्टल प्लेन्स, जो कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन पे आपको फिशिंग हो जाएगी, आपको वहां पे क्या पोर्ट एक्टिविटीज देखने को मिल जाएंगी, साथ ही साथ जो आइलैंड ग्रुप है, तो आइलैंड ग्रुप जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, दो हमारे आइलैंड ग्रुप है, तो उनका क्या है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा डाइवर्स वेजिटेशन फ्लोरा फौना देखने को मिल जाएगा। फाइन, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नन ऑफ दीज रीजन कैन एग्जिस्ट विदाउट द अदर। प्लेन्स को पानी चाहिए, पानी बाहर से आएगा, कंट्री को चलाने के लिए मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स प्लेटूस आएंगे, तो सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे फिजिकल फीचर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, so none of these region can exist without each other, ठीक है, therefore there is a geographical unity between these different regions। तो माना कि सारे रीजन अलग अलग हैं, लेकिन इस geographical diversity के बावजूद भी geographical unity है, which proves, ठीक है, in other words हम कह सकते हैं कि it is a kind of unity and diversity that exists in India in physical geographical sense also। so मैं आपको मतलब सारे physical features को एक conclusive देके, एक conclusion देके, एक conclusive remark देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक, सबकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस क्या है। आ जाओ, अब जैसे आप ड्रेनेज चैप्टर पे जाएंगे, तो ड्रेनेज चैप्टर में क्या हो रहा है ना, ड्रेनेज चैप्टर में तुम्हें बता दूं क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, ड्रेनेज चैप्टर गंगा, समुद्र और इंडस, तीन रिवर के रूट्स
अलावा अगर पूछा जाता है हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, तो हिमालयन रिवर्स की हम बात करें तो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में डिफरेंशिएशन जरूर पूछा जाता है कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में डिफरेंशिएशन बताओ, हिमालयन रिवर्स क्या है, पेनिनसुलर रिवर्स क्या है, ये वाला उनके बीच में एक डिफरेंशिएशन बनता है। तो हिमालयन रिवर्स क्या है, तो दीस रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम लॉफ्टी रेंज ऑफ द हिमालयास, हिमालयास से उतरती है हिमालयन रिवर्स होती है। पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट्स इन द पेनिनसुला प्लेटू वाले रीजन में। अब ये क्योंकि पहाड़ से आ रही है तो इनके पास में क्या रहता है, बहुत लंबा रूट रहता है, बड़ा सा क्या रहता है, लार्ज बेसिन रहता है, बड़ा कैचमेंट एरिया रहता है। और ये रिवर जो है पेनिनसुला रिवर्स होती है तो दे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बेसिन एंड कैचमेंट एरिया, इनका बेसिन उतना बड़ा नहीं होता क्योंकि बहुत लंबा रूट कवर करके नहीं आती है, ठीक है। दे फॉर्म डीप आई शेप्ड वैली नोन एज जॉर्ज, ठीक है। हिमालयन रिवर जो है तो पहाड़ों को काटते हुए निकल के आ रही है, और ये जो पेनिनसुला रिवर्स रहती है तो इनकी शैलो वैली रहती है, बहुत गहराई में नहीं बहती है रिवर, ठीक है। दीस रिवर्स आर नोन एज पेनिनसुला एंड वाटर फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, दीस रिवर्स आर नोन एज पेरिनियल, सॉरी पेनिनसुला बोलो, ये रिवर्स पेरिनियल होती है, साल भर पानी बहता है। ये रिवर्स जो रहती है मोस्टली फ्लोज इन रेनी सीजन, क्योंकि इनको सोर्स ऑफ वाटर कोई ग्लेशियर नहीं है, ठीक है। इनका सोर्स ऑफ वाटर ग्लेशियर है जो पिघलते रहते हैं, पानी देते रहते हैं। ये रिवर जो है क्या होती है, अब क्योंकि माउंटेन से आ रही है तो माउंटेन से आती प्लेन एरिया में स्पीड रहती है, तो दे ऑफन क्रिएट मेंडर्स, ऐसे मेंडर्स बनते हैं, अपना कोर्स शिफ्ट करती है, ठीक है, पैटर्न में बहती है। दे आल्सो फॉर्म डेल्टास एट देयर माउथ। हिमालयन रिवर्स क्या करती है, डेल्टास बनाती है, दे फॉर्म स्मॉलर डेल्टास, ठीक है। यहाँ पे क्या बिग होगा, दे फॉर्म बिग डेल्टास, ठीक है। हिमालयन रिवर्स क्योंकि इतने ऊपर से आ रही है तो बहुत सारा पानी लेके आती है, समुद्र में मिलने से पहले अपने आप को क्या करती है, बहुत सारे स्ट्रीम्स में स्प्रेड करके डेल्टा बनाती है बड़े बड़े। पेनिनसुला रिवर्स जो है तो उतने बड़े डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि उनका बड़ा रूट ही नहीं है। तो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स में एक मेजर डिफरेंस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हिमालयन रिवर्स पेनिनसुला रिवर्स की अगर बात करें ना तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताओ क्या है, सोर्स ऑफ वाटर के हिसाब से उनकी पूरी जर्नी तय हो जाती है कि एक के पास में पानी है पर्याप्त, एक के पास में पानी नहीं है। अब ये क्योंकि पेरिनियल रिवर और ये सीजनल रिवर है ना, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो जाता है। समझ में आया, बताओ क्लियर है यहां तक। डेल्टा क्या होता है, मेंडर क्या होता है, डेल्टा और मेंडर दोनों समझा रहा हूं, देखो समझना, ड्रेनेज चैप्टर का क्वेश्चन है, डेल्टा और मेंडर दोनों समझा रहा हूं कि एक रिवर समुद्र में मिलने से पहले जब अपने आप को डिफरेंट स्ट्रीम्स में स्प्रेड कर लेती है ना, जैसे कि रिवर चलते चलते क्या कर रही है, अब समुद्र में मिलने से फैल गई है, ठीक है। वो क्यों फैलेगी समझना, क्योंकि समुद्र में मिलने से पहले क्या उसका स्लोप पूरा खत्म हो गया, अब स्लोप रहता है तो पानी सीधा जाएगा, अब स्लोप खत्म हो गया तो रिवर क्या करेगी, स्लोप खत्म हो गया तो रिवर धीरे धीरे इधर चला में उधर चला, ऐसे बहते बहते क्या है कि अपने आप को स्प्रेड करेगी। तो ये रिवर क्या कहलाएगी, रिवर अपने आप को अलग स्ट्रीम्स में चैनल्स से पहले अपने आप को बहुत सारे ऐसे चैनल्स में स्प्रेड कर लेती है, इसे डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। और मेंडर क्या होते हैं, तो यही रिवर पहाड़ से उतर आती है, पहाड़ से उतरने के बाद में ऐसे बहुत सारे लूप बनाती है। प्लेन एरिया में रिवर हुई ना, पहाड़ से आ रही है सर आएगी, लेकिन जब प्लेन एरिया में चलेगी तो इधर चला में उधर चला, ऐसे ऐसे बहते जाएगी ना, तो वो मेंडर्स क्या है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स रिवर क्रिएट करती है। चलो कमेंट में आंसर बताना यार क्या, कि ये ट्विस्ट एंड टर्न्स में जब एक लूप कट ऑफ हो जाता है, एक लूप कट ऑफ हो जाता है और रिवर अपना रूट चेंज कर लेती है, तो इस कट ऑफ लूप से एक लेक बनता है, उस लेक को क्या कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है, उस लेक को कहा जाता है, गुड 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 नहीं कहा जाता, उस लेक को कहा जाता है ऑक्सबो लेक, शाबाश ऑक्सबो लेक। और एक बच्चा एस्चुरी पूछ रहा था, एस्चुरी बता देता हूं, जब रिवर डेल्टा नहीं बनाती, जब डेल्टा नहीं बनाती और रिवर क्या करती है, सीधी अगर ये समुद्र है तो सीधे समुद्र में डुबकी लगा देती है विदाउट फॉर्मिंग डेल्टा। व्हेन रिवर ड्रेन्स डायरेक्टली या फिर स्ट्रेट इनटू द ओशियन, तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, डायरेक्टली ओशियन में जब ड्रेन कर जाती है तो उसे कहा जाता है एस्चुरी। समझ गए, समझे कि समझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते चल रहा हूं। रिवर और पेनिनसुला रिवर क्लियर हुआ, हिमालयन रिवर पेनिनसुला ड्रेनेज चैप्टर में रिवर्स